मेरे सभी प्यारे साथियों, आप सभी का जो है रैंक सूत्र एडो पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चल रहा होगा कि आज हम लोग जो है कृषि के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कृषि को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो है ज़्यादा आते हैं यूपी बोर्ड में, इसलिए आप लोग बेहतर से जो है बेहतर इस कंटेंट को जो है तैयार करिएगा। ठीक है, 1 मिनट चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग कलम कापी लेकर के बैठ गए होंगे। समझने का प्रयास करते हैं हर एक चीज़ को। ठीक है, कृषि, ठीक है, कृषि जानिएगा। कृषि को हम बात करेंगे। जो कृषि है यह जो है लैटिन भाषा के, ध्यान दीजिएगा, कृषि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कृषि को इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहा जाता है। यह लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर के बना है। लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर के बना है। एग्री यानी कि AGRI, एग्री हो गया, और इसके बाद हो जाएगा कल्चर, CULTURE, कल्चर। दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्री का अर्थ अगर देखेंगे तो एग्री का जो अर्थ होता है वो होता है खेत। क्या होता है इसका अर्थ? क्या होता है तो हम कहेंगे इसका अर्थ होता है खेत, और कल्चर का मतलब होता है जुताई। क्या होता है? जुताई। यानी कि हम कह सकते हैं कि भूमि पर खेती करना या भूमि को जोतना ही क्या है? एग्रीकल्चर है। क्या है? एग्रीकल्चर है। अगर देखेंगे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत तकनीकी, ठीक है, तकनीकी का इस्तेमाल, फल फूलों को उगाना, फसलों को उगाने का कार्य किया जाता है। उसे ही हम क्या कह देते हैं? उसे ही हम कृषि कह देते हैं। ठीक है, कृषि कार्य कह देते हैं। अगर देखा जाए कृषि हमें क्या प्रदान करता है, तो कृषि हमें खाद्यान्न, भोजन प्रदान करता है। कृषि हमें भोजन प्रदान करता है जिसको खाद्यान्न कहते हैं, और यह हमें जो है कच्चा माल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? कच्चा माल प्रदान करता है। कच्चा माल जैसे हम लोग देखेंगे, अगर ये कपड़ा बना है, कपड़ा, तो इसमें जो है कपड़े को बनाने के लिए रेशे का इस्तेमाल किया गया होगा, और रेशा कैसे बना होगा? तो इसके लिए कच्चा माल चाहिए होगा, कपास का यूज किया गया होगा, तो कपास एक प्रकार का कच्चा माल हो गया। ठीक है, इन्हीं सब का प्रयोग किया था। तो यानी कि हम जो है कच्चा माल को भी क्या करते हैं? उगाते हैं। अगर देखा जाए तो भारत की 2/3% जो जनसंख्या है वह कृषि के क्षेत्र में लगी हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2/3 जनसंख्या को जो है यह रोजगार मुहैया कराती है। इसलिए कृषि को जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कृषि को ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये भी हो गया आप लोगों का। इसमें देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कृषि के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं कौन सी है, तो कृषि के अंतर्गत आने वाली दो क्रियाएं हैं। एक को कहते हैं प्राथमिक क्रिया। क्या कहते हैं? एक को बोलते हैं प्राथमिक क्रिया। यानी कि भूमि पर, ध्यान दीजिएगा, भूमि पर किया गया सीधा कृषि उत्पादन। यानी कि हम भूमि पर कृषि करते हैं और उसके माध्यम से जो है अगर हम जिस फसल को उगाते हैं उसे ही हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। गौण क्रियाएं क्या होती हैं?
कृषि उत्पादन से संबंधित सहयोगी गतिविधियां, यानी कि कृषि के उत्पादन में जो सहयोग करती हैं गतिविधि, जिस गतिविधि के माध्यम से हम कृषि के कार्य में सहयोग करते हैं वह उसकी गौण क्रिया या द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला हेडिंग कीजिएगा, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं। अगर देखा जाए यहाँ पे भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, तो सबसे पहले हेडिंग कीजिएगा प्राचीन व्यवसाय। क्या होगा? प्राचीन व्यवसाय। इसमें लिखिएगा भारत शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। कितने भाग पर? 51% भाग पर जो है कृषि कार्य होता है। ठीक है। मगध साम्राज्य को देखोगे आप तो उसके भी विकास और सबसे संपन्न साम्राज्य, धनाढ्य साम्राज्य की बात आती है मगध, वहाँ पर भी वो जो है कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व दिए थे, जिसका प्रभाव हुआ कि वह पूरे भारत में सबसे संपन्न राज्य या साम्राज्य जो है बना था। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की बात किया जाए तो इसका योगदान देखेंगे। देखिए भारतीय कृषि में प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, इसमें 1950 से लेकर के 1951 में कृषि का योगदान 52.2% था, जो घटकर लगभग 16.3% रह गया है, क्योंकि इसमें जो है सेवा और उद्योग क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं। तीसरे की बात किया जाएगा, आजीविका का मुख्य साधन है कृषि। हमारे कृषि की विशेषता है यह आजीविका का साधन हो गया है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या अपनी जीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कितनी परसेंट जनसंख्या भाई? लगभग 70% जो जनसंख्या है वह कृषि पर ही क्या है? आश्रित है। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, कुल कृषि भूमि के 72% भाग पर, कुल कृषि यानी कि जो कृषि भूमि है उसके 72% भाग पर खाद्यान्न मतलब फसल, खाद्यान्न फसल का मतलब हो गया खाने वाली फसल को उगाया जाता है, और 28% भाग पर व्यापारिक या नगदी फसलों को उगाया जाता है। अगर देखा जाए पांचवें की बात किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट आप लोगों के लिए एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, कहेगा भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, तो ये जानना होगा प्राचीन व्यवसाय, जीडीपी में योगदान, आजीविका का मुख्य साधन और खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, और यहाँ से लिखेंगे अधिक कृषि भूमि प्रतिशत। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में लगभग 50% क्षेत्रफल पर, भारत के लगभग 50% क्षेत्रफल पर जो है 50% क्षेत्रफल पर कृषि होती है, जो विश्व के कई विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में बहुत अधिक है। हमारे पास जो है भूमि बहुत है, 50% क्षेत्रफल पर कृषि का कार्य किया जाता है, जो कई देशों के पास इतनी भूमि नहीं है। या कह सकते हैं कि जितना भाग हमारे पास कृषि करने योग्य भूमि है, उतनी भाग पर तो कई देश बने हुए हैं, उतने में कई देश आ जाएंगे, वही है। ठीक है।
अब देखिएगा भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण क्या है, भारतीय कृषि के पिछड़ने का कारण क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे, हेडिंग की जगह कृषि की वर्षा पर निर्भरता। हमारे देश की जो कृषि है यह मानसून या वर्षा पर ही डिपेंड होती है। अगर हमारे देश में बढ़िया बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर बरसात नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। वही चीज़ है, हमारे देश में जो है पर्याप्त जो सिंचाई के साधन है वो नहीं है, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है मानसून पर या वर्षा पर ही डिपेंड होते हैं। अगर बरसात होती है तो फसल होता है, नहीं बरसात होती है तो फसल नहीं होता है। इसीलिए भारतीय कृषि को, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जुआ जानते होंगे आप लोग, तो वही है, मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, और बात किया जाए हमारे यहाँ, हमारे देश में और क्या समस्या है। जो कृषि योग्य भूमि है उसका आकार छोटा है। क्या है, उसका आकार छोटा है। जो कृषि योग्य भूमि है उसका जो आकार है वह छोटा है। ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा ध्यान से, इसको कृषि जोतों का छोटा आकार होना। भारत में लगभग 51% कृषि भूमि है। ठीक है, जिसमें से 1 हेक्टेयर से भी कम लोगों के पास है। ठीक है, यानी कि पारिवारिक बंटवारे के कारण खेत छोटे और बिखरे हुए हैं, जिससे आधुनिक मशीनों का प्रयोग कठिन हो गया है। जैसे अगर मान लीजिए 3 बीघा तक किसी के पास खेत है तो उसमें जो है हम अच्छे प्रकार के मशीनों और उपकरणों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से तीनों में झगड़ा हो जाए, 3 लोग हैं, तीनों में झगड़ा हो जाए, तो क्या होता है कि खेत का बंटवारा हो जाता है। तो जब खेत का बंटवारा हो गया तो छोटा छोटा खेत जो का भाग मिलेगा, जब छोटा छोटा खेत का भाग मिलेगा तो उसमें जो है हम जो है आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, या कर तो पाते हैं लेकिन बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है उसकी पैदावार में भी कमी देखने को मिल जाती है। अगर बात किया जाए दूसरे की, तो देखेंगे यहाँ पे पारंपरिक तकनीकी एवं श्रम प्रधानता। ठीक है ना, देख रहे हैं ये पारंपरिक कृषि है। आज भी बहुत से स्थानों पर जो है बैल के माध्यम से खेती कराई जाती है और किया भी जाता है। आज भी कई क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी के स्थान पर पारंपरिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है, और जनसंख्या अधिक होने से मशीनों की जगह मानवीय श्रम पर अधिक निर्भरता है। देख लेना, खेत में जो है मानवीय श्रम सबसे ज़्यादा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्राचीन तरीके से जो है किया जा रहा है खेती है, और उसमें जो है जितने भी सदस्य होते हैं घर के वो सब लोग इसमें लग जाते हैं। तो यही पारंपरिक तकनीकी है और श्रम प्रधानता है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा मानवीय श्रम है। ठीक है, और भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता भार, बढ़ती आबादी के कारण कृषि योग्य भूमि पर मकान बनाए जा रहे हैं। यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके लिए जो है, जब जनसंख्या बढ़े तो इसके निवास के लिए भी स्थान चाहिए, तो अब उसको लिए जो है घर बनाया जा रहा है, जिससे कृषि वाली जो भूमि है वो छोटा होता जा रहा है, जिससे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आपदाएं एवं फसल रोग, हमारे देश में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि तथा सही समय पर कीटनाशकों का जो है प्रयोग न होने से भी फसल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देख रहे हैं, कहीं बाढ़ आ गया तो फसल बर्बाद हो जाती है, कहीं सूखा पड़ गया तो बर्बाद हो जाती है। अगर जो इसका सही से दवा नहीं हुआ उस कंडीशन में भी जो है फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसको कीड़े जो हैं खा जाते हैं। उन्नत बीजों का अभाव है हमारे देश में, बढ़िया किस्म की जो है बीजें नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, और दोषपूर्ण भूमि प्रणाली की बात किया जाए तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है और वो बटाई पर खेती करते हैं, जिससे भूमि सुधार में वो रुचि नहीं लेते हैं।
अगर किसी को आप बटैया पर खेत दे देंगे तो अगर खेत बटैया पर दे देते हैं तो वह व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ फसल उगाने से मतलब रखता है। अगर उग गया तब तो वो बंटवारा हो जाता है, लेकिन आपकी खेती यानी कि खेत की उर्वरता कैसी है इसका वो तनिक भी ध्यान नहीं देता है। ठीक है। और एक बड़ी बात, जो हमारे यहाँ की जो कृषि है वह सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाए? जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है, जिससे जो है हमारा बस जीवन चल सके, जिसको हम सही से खा पी सकें, उसी के लिए बस किया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखो, कृषि उत्पादन को बढ़ाने का उपाय क्या होना चाहिए। कृषि उत्पादन यानी कि फसल की ज़्यादा पैदावार कैसे करें, तो देखो कितना बढ़िया से यहाँ पे समझाया गया है, आप लोग देखते रहो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हेडिंग कर दीजिएगा, सिंचाई का विस्तार करना होगा। जो फसल हो रही है उसकी अच्छी से सिंचाई हो सके, इसलिए सिंचाई का विस्तार करना होगा। तो सिंचाई के विस्तार में देख रहे हैं आप लोग, ट्यूबवेल है, तो जो भी सींचने का जो साधन है, कुआं हुआ, नलकूप हुआ, नहरों का निर्माण करके वर्षा पर निर्भरता कम करनी है। यानी कि जो हम लोग बरसात पर निर्भर हो रहे थे, जिसको मानसून का जुआ कहा जा रहा था, उसको कम करने के लिए जो है कुआं, नलकूप और नहरों का निर्माण अधिक मात्रा में करना पड़ेगा, जिससे फसल की जो है सिंचाई हो सके। उन्नत बीज भी हमको देना पड़ेगा, यानी कि ग्राम स्तर पर गोदाम बनाना, ग्राम स्तर पर गोदाम बनवा देते हैं ताकि जो सस्ते मूल्य पर जो है खाद बीज सब क्या हो सके, मिल सके। भूमि संरक्षण यानी कि वृक्षारोपण किया जाए, चकबंदी करके भूमि के क्षरण को बचाया जा सकता है। जो छोटे छोटे इधर उधर जो बिखरे खेत होते हैं उनको एक जगह कर दिया जाएगा तो वो बड़ा खेत हो जाएगा। ठीक है ना। कृषि शिक्षा व प्रशिक्षण यानी कि स्कूल में जो है बच्चों को जो है कृषि के बारे में जो है शिक्षा दी जाए, किस प्रकार से खेती करना, ये सब तरीकों को सिखाया जाए। ठीक है। और उनको आधुनिक तकनीकियों की जानकारी भी दी जाए। ठीक है। चकबंदी की बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि छोटे छोटे जो बिखरे हुए खेत होते हैं उनको मिला करके एक जगह कर दिया जाएगा, उसको बड़ा कर दिया जाता है, इसे चकबंदी होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार को हम लोग समझते हैं, टाइप ऑफ फार्मिंग। एक होती है वाणिज्यिक कृषि, जिसको कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। क्या है देखिएगा, अच्छी आय के लिए आधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। ध्यान समझिएगा, अच्छी आय के लिए मतलब रुपया पैसा कमाने के लिए, ठीक है, अच्छी आय के लिए आधुनिक तकनीकी ये बीज है। ठीक है। इस प्रकार के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का जो है बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। अगर देखेंगे आप लोग, पंजाब और हरियाणा में जो है चावल की खेती की जाती है, चावल को उगाया जाता है, लेकिन वो खाने के लिए नहीं उगाते हैं, वो इसको जो है बेचने के लिए उगाते हैं, यानी कि वाणिज्यिक के लिए मतलब यह एक प्रकार से वहाँ के लिए जो है वाणिज्यिक फसल है। ठीक है। लेकिन उड़ीसा में भी चावल होता है, लेकिन वहाँ पर जीविकोपार्जन का वह माध्यम है, वहाँ पर जो है सिर्फ उसको खाने के लिए यूज किया जाता है और ये लोग इसको बेचने के लिए करते हैं। ठीक है ना। रोपण कृषि की बात किया जाए, रोपण कृषि को देखेंगे इसमें तो यह वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। किसका है? वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जिसमें एक ही फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। अगर देख रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा यह बागान चाय का ही बागान है, चाय को ही एकदम पूरा लगाया गया है। अब इसमें दूसरी कोई फसल नहीं है। ठीक है ना। बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर इसको उगाया जाता है। ठीक है। इसके लिए जो है अधिक पूंजी चाहिए और इसके लिए जो श्रमिकों की आवश्यकता होती है वो भी ज़्यादा चाहिए, यानी कि इसमें जो श्रमिक होते हैं वो भी लगे हुए हैं, इसमें ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है। कहाँ पर? असम देखोगे आप, बंगाल देखोगे तो यहाँ पर चाय उगाया जाता है, कर्नाटक में देखोगे कॉफ़ी उगाया जाता है, ये कॉफ़ी के बीज हैं। ठीक है।
कॉफ़ी को उगाया जाता है, केरल में नारियल है, देख रहे हैं। ये सब जो हैं ये रोपण कृषि हैं। क्या है? रोपण कृषि है। यह भी एक प्रकार का वाणिज्यिक यानी कि कह सकते हो कमर्शियल फार्मिंग ही है, लेकिन यह जो है इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार की फसल को उगाया जाएगा। समझो बात को, एक ही प्रकार के फसल को, जैसे हम लोगों में क्या है, धान गेहूँ चावल सब उगा लेते हैं, ठीक है, वो सब नहीं करना, सिर्फ एक ही प्रकार की फसल को उगाया जाएगा। यही क्या है? रोपण कृषि है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू आप लोगों के लिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न जो है बनने वाले हैं एग्जाम में, इसलिए यहां से आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। भारत में फसल ऋतुएं, हेडिंग की जगह भारत में फसल ऋतुएं। भारत में 3 प्रमुख सस्य है ऋतुएं हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन है, तो यहां से देखिएगा। सबसे पहले रबी की फसल। कौन सी फसल? रबी की फसल, यानी कि 3 प्रकार की, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जो रबी की फसल होती है इसको जो है कब बोया जाता है, तो बोने का जो समय है अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि कह दोगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसी 3 महीने तक जो है बोया जाता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक। काटा कब जाता है? तो अप्रैल से जून के बीच काट लिया जाता है। लेकिन वो फसल कौन है जिसको जो है रबी ऋतु में बोया जाता है, रबी की फसल में बोया जाता है? वो है गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है। मतलब ठंडा के दिनों में, यानी कि ठंड के मौसम में जो बोई जाने वाली फसल होती है उसे ही हम रबी की फसल कहते हैं। इतना बात याद रखना, ठंड के मौसम में जो बोई जाने वाली फसल होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रबी की फसल कह देते हैं। खरीफ के फसल की बात की जाए तो जब मानसून आता है, ठीक है, मानसून आता है मई जुलाई से, मई से लेकर के जुलाई तक, ठीक है, मई से लेकर के जुलाई तक, यानी कि जब आप लोग ये बरसात वाला देखे हो ना, उस समय की बात किया जा रहा है। काटा कब जाता है? तो सितंबर से अक्टूबर। बोया कहता है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। आप लोग तो किसानों के ही बेटे हैं, तो ये सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे कैसे कैसे खेती होती है, कब कब होती है। अगर ये सब भी नहीं पता है तो थोड़ा सा जो है खेत में उतर करके ट्राई किया करो, ठीक है, ताकि पता लग सके कि कैसे खेती होती है, कब कब होता है। नहीं तो बहुत से लोग जो है देखते हैं धान को तो कहते हैं गेहूं की फसल, बहुत ऐसे लड़के होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है। और ग्रीष्म ऋतु वाला जिसको जायद कहते हैं, जायद का मतलब ग्रीष्म ऋतु में, जैसे ही आप लोग गेहूं काटते हो उसी समय तुरंत आप लोग बो देते हो खीरा, ककड़ी, सब खरबूजा, तरबूजा, नाशपाती, ये सब। तो ये सब क्या होते हैं? यही जायद फसल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? जायद फसल। कब? मार्च से जून के बीच में होता है। ठीक है, देख लो, ठीक है। तो खाओ पियो, इसको फसल को उगाओ, जब मस्त रहो। चलो चावल की बात किया जाए, मुख्य अनाज फसलों में देखा जाए चावल को, तो चावल को सबसे पहले देखने से पहले हम जानेंगे कि जो चावल है, 1 मिनट रुके रहिएगा, चावल की बात किया जाए, ठीक है ना? ठीक है, चलिएगा। चावल को देखा जाए तो यह हमारे देश के अधिकांश लोगों का खाद्य फसल है, यानी कि मुख्य खाद्यान्न फसल है। ध्यान दीजिएगा, यह भारत के अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्यान्न है। यह एक खरीफ की फसल है, ठीक है। इसे उगाने के लिए, धान को इसे उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तापमान भी अधिक चाहिए और इसके लिए आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। कहाँ उगाए जाते हैं? क्षेत्र कौन कौन से होते हैं?
तो यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में इसे सिंचाई के सहारे उगाया जाता, क्योंकि जो पंजाब हरियाणा देख रहे हो यहाँ पर जो सिंचाई की व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है, इसलिए वहाँ पर इसकी फसल जो बढ़िया उगाई जाती है। अगर देखा जाए भारत का जो कुल कृषि योग्य भूमि है, कुल कृषि योग्य भूमि, उसके लगभग 24% भाग पर चावल को ही उगाया जाता है। कहाँ कहाँ चावल उगाया जाता है तो उसको देखिएगा आप लोग। चावल के तौर पे पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी है। चावल के उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, असम है, बिहार है। ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, यहाँ पर जो है हमेशा हर मौसम में, यानी कि कह सकते हैं साल भर में 3 बार जो है धान की फसल को उगाया जाता है। ठीक है, गेहूं की बात किया जाए तो यह भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। आप लोग भी देखते होंगे, और रोटी कम ही रहती है लेकिन चावल की मात्रा ज़्यादा होती है। आप लोगों की थाली में होती है कि नहीं? होती है ना, वही बात कह रहा हूँ। यहाँ पर जो है भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है तो आप कहोगे गेहूं है। दूसरी है, पहले पर कौन? चावल है, दूसरा कौन? गेहूं है। इसे जो है मैं कहूँ कि शीत ऋतु में, जाड़े के मौसम में इसको उगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। देखते हो ना, जब गेहूं को काटते हो कितनी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, अब देखो इसके लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है? उत्तर पश्चिम में, गंगा सतलज के मैदान के दक्कन वाली काली, यानी कि हम कह सकते हैं जो ये वाला देख रहे हो ये सब तो उगाया ही जा रहा है। ये वाला क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश पकड़े हुए ये क्षेत्र जो देख रहे हो, इसमें जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, इन क्षेत्रों में जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर बात किया जाएगा, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत भाग पर? कुल कृषि योग्य जो भूमि है उसके 31% भाग पर गेहूं का ही उत्पादन किया जाता है। ज्वार की बात किया जाए तो देख लीजिए, ज्वार यह भारत के कुल कृषि योग्य भूमि के 9% भाग पर इसकी खेती की जाती है। कितने प्रतिशत भाग पर? 9% भाग पर की जाती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से यह देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ध्यान दीजिएगा, ज्वार जो है यह तीसरी जो है सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होती है, इसलिए इसके लिए सिंचाई की कोई खास जरूरत नहीं होती है। इसको जरूरत नहीं पड़ती है, ये सूखा में भी बोया जाता है। ठीक है, इसको सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और सोडियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है तो देख लीजिए, जहाँ पर जो है बरसात कम होती है जिन क्षेत्रों में, उस क्षेत्रों में इसको सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। बाजरा की बात किया जाए, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जाती है। यह लगभग भारत के 7% भूमि पर इसकी खेती की जाती है। कहाँ कहाँ बाजरे को उगाया जाता है तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि यहीं पर जो है सूखा सबसे ज़्यादा भी पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती इसको भी। ठीक है ना, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे देखिएगा राजस्थान है सबसे अधिक उत्पादन करता है। देख लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से इन लोगों का फोटो भी लगाया गया है, आप लोग देख रहे होंगे। मुख्य अनाज फसल की बात किया जाए, जो मुख्य अनाज फसल होते हैं उसमें कौन कौन शामिल होता है तो उसमें शामिल की बात किया जाए तो रागी होगा,
रागी यह भी एक प्रकार की फसल ही है। यह लाल काली बलुआ दोमट उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह उगाई जाती है। यह लगभग भारत के कृषि योग्य भूमि के 2% भाग पर उगाई जाती है। देख लीजिए इस प्रकार से 2% भाग पर उगाई जाती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ इसको उगाया जाता है, तो रागी को कर्नाटक में उगाया जाता है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, इन सब में। इसमें लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खूब इसको दबा के खाना चाहिए इन सबको, ठीक है। बहुत फायदे वाली चीज़ें हैं ये सब, लेकिन अब कहाँ खाओगे तुम लोग, रुमाल रोटी खाने वाले हो, है कि नहीं, तो नहीं हो पाएगा। मक्का देख लो कितना महंगा बिक रहा है, ठीक है ना। इसका उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों रूपों में होता है। यह मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में यह रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। खरीफ की है लेकिन रबी में भी उगा देते हैं इसको, ठीक है। यह लगभग 9% भाग पर इसको उगाया जाता है। 21 से 27 डिग्री तापमान की इसकी आवश्यकता होती है, और जो बांगर मिट्टी होती है उसमें भी इसको, मतलब इसको उगा सकते हो आसान से। हम लोग अपने क्षेत्र में खूब आराम से इसको उगाते हैं। ये सब जितना देख रहे हो ये सब उगाया जाता है। दलहन फसलें, ठीक है। दलहन को देख लीजिए, दाल उल से संबंधित है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको रोक देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दलहनी फसलों से हम लोगों को स्टार्ट करना है, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। जहाँ पर जो चीज़ ना समझ में आए एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको समझाने का प्रयास जरूर करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।